गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 का संदेश, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। उपचार से बेहतर बचाव है। और आज DOE से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 67 डेट 14/12/2020। और आज आप जीव जनन कैसे करते हैं में आज आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन और क्यों महत्वपूर्ण है और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में जनन के बारे में पढ़ा था। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो लिंगों की आवश्यकता होती है। दो एकल जीव, एक नर और एक मादा, दोनों मिलकर एक नई जीव को उत्पन्न करते हैं। इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनाता है और मादा युग्मक बनाते। तो जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, जो दोनों मिलकर एक नए जीव को विकसित करते हैं। तो ये तो हुआ लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब है लैंगिक जनन महत्वपूर्ण क्यों है। लैंगिक जनन में क्या है, दो युग्मकों का संलयन होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो इसके परिणाम स्वरूप ही संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ऐसा होने से क्या होता है, संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट, इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए गुणों का संयोजन होने से नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति होती है। तीसरा है विभिन्नता आती है, जो कि एक विकास के लिए आवश्यक है। इसी कारणवश लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। अब पहुँचते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प में, जैसा कि आपको एक वीडियो भेजी थी, पुष्प के संरचना, पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग बाह्यदल, जिसे अंकुड़ी भी कहते हैं, उसके अंदर का भाग पंखुड़ी, और उसके अंदर पुंकेसर, और उसके अंदर स्त्री केसर। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। और पुष्प क्या है, पौधे का जनन अंग है। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को एकलिंगी कहते हैं। और जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों स्थित होते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो स्त्री केसर और पुंकेसर की उपस्थिति होने के आधार पर फूलों को दो प्रकार में बांटा गया है, उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी यानी एक लिंग, तो जिन पुष्पों में केवल एक ही लिंग उपस्थित होता है, या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज आदि। और इसी तरीके से जब पुष्प में दोनों जनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल का फूल, सरसों, जिसकी गुड़हल के फूल की एक वीडियो भी आपको बना के भेजी है। आवृत बीजी के जनांग पुष्प में ही उपस्थित होते हैं। पुंकेसर नर जनांग है जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं। पुंकेसर में ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं, उसे आप हाथ लगाकर देखेंगे तो एक पीला पीला सा पाउडर सा निकल के आता है। वो सब क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो पुंकेसर में नर युग्मक क्या है, परागकण। इसी प्रकार स्त्री केसर पुष्प के केंद्रों में उपस्थित होते हैं तथा यह मादा जनांग है और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला आधार पर फूला हुआ भाग, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, मध्य में वर्तिका होता है और शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र होता है। इस तरीके से संरचना होती है इसकी।
इस तरीके से बनाएंगे। तो ये वाला जो फूला हुआ भाग है इसे हम अंडाशय कहते हैं। ये गर्दन वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और ऊपर वाला शीर्ष भाग उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक डंडी वाला हिस्सा जिसे तंतु कहते हैं और ऊपर गोला गोला सा बना हुआ उसे पराग कोश। और इसी पराग कोश के अंदर पराग कण जो कि नर युग्मक हैं ये उपस्थित होते हैं। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे आधार वाला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। बीच वाला गर्दन वाला लंबा हिस्सा जिसे वर्तिका कहते हैं और ऊपर का शीर्ष भाग जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ एक चिपचिपा सा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। तो परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक जो है अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। क्या होता है? नर युग्मक परागकण अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और जनन कोशिकाओं के इस युग्मन निषेचन, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन से युग्मनज की उत्पत्ति होती है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। और यह परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। जैसा कि आप देखेंगे ये पुष्प है, ये वाला पुष्प कौन सा है? उभयलिंगी पुष्प है। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों दिख रहे हैं। तो इसमें जब इस पुंकेसर के परागकोश से पुंकेसर के परागकोश, ये परागकोश है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, इससे परागकण इसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र हिस्से पर आकर के गिरते हैं। ये कौन सा हिस्सा हो गया? वर्तिकाग्र। और क्या गिरे हैं? ये परागकण। और ये है पुंकेसर। तो जब उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। ये हो गया स्वपरागण। इसी प्रकार से जब परागकण एक फूल से इसमें 2 फूल दिखाए गए हैं, एक फूल के पुंकेसर से परागकण स्थानांतरित होते हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो इसे कहते हैं हम परपरागन।
इसे कहते हैं हम परपरागन। ये है परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर। तो आपको स्वपरागन और परपरागन समझ में आ गया। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। और यह दो प्रकार का हो गया। परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हुआ तो स्वपरागन, और दूसरे पुष्प के पर स्थानांतरित हुआ तो परपरागन कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा, जल के द्वारा या अथवा प्राणी, जंतु आदि के द्वारा संपन्न होता है। परागकणों का उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात, जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, परागन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो नर युग्मकों को पहुंचने के पश्चात नर युग्मकों को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, परागकण वर्तिकाग्र पर ऊपर आकर चिपक गए और इन परागकणों से अंडाशय की अंड कोशिका तक पहुंचने के लिए ये एक नलिका विकसित होती है जो कि अंड कोशिका तक पहुंचती है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई यह बीजांड तक पहुंचती है, जिसमें भ्रूण विकसित होता है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है जो कि बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है जो कि परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद हो जाता है और इस प्रक्रम को हम अंकुरन कहते हैं। आपने देखा वो चने, मटर, इनको जब हम पानी में भिगोते हैं तो अंकुर निकलते हैं छोटे, उसी अंकुरन से ही नए पौधे का जन्म होता है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है? दूसरा प्रश्न है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न है एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण दीजिए। स्वपरागन एवं परपरागन में विभेदन कीजिए। अब आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।